चैनल लॉजिकल बायोलॉजी बाय हबीब और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अभी। आज जो हमने पढ़ना है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास दो मेन टॉपिक है। पहला है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। तो आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस को कवर अप कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस तरह का प्रोसेस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। बायोएनर्जेटिक्स होती क्या है? बायोएनर्जेटिक्स को समझने से पहले आपको एक लॉ का पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है हमें? ये लॉ डिस्क्राइब करता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या मतलब है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती या उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसकी हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं इन जनरल लाइफ। लेकिन अगर यही एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेसेस, इन्हीं सारे एनर्जी कन्वर्जन को अगर हम लिविंग बॉडी से रिलेट करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो इस चीज की स्टडी कहलाएगी बायोएनर्जेटिक्स। राइट? बायोएनर्जेटिक्स क्या है? बायोएनर्जेटिक्स का मतलब है, बायोएनर्जेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो हमें बताती है लिविंग कन्वर्टिंग प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इस बायोएनर्जेटिक्स का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एज नेम सेज, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। ये ऑटोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होता है, जिसमें ऑटोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। इसमें होता है क्या है, हमारे पास जनरल इक्वेशन है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से गेन करके, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके, डिफरेंट प्रोसेस के जरिए ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म फूड प्रिपेयर कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। दो स्टेप्स पे कंसिस्ट होता है फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन, सेकंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन, सेकंड इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। कहने की वजह क्या है? कहने की वजह ये है कि ये रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। यानी इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो मेन सोर्स होता है वो लाइट। सेकंड वन इज डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये अंधेरे में होगा या डार्कनेस में होगा। इसका मतलब ये है कि लाइट इंडिपेंडेंट है, इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हो क्या रहा होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है फूड एनर्जी में, एज इन दिस इक्वेशन। लाइट एनर्जी आएगी कहाँ से? सनलाइट से आएगी। सनलाइट की एनर्जी को ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म यूज करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा फूड एनर्जी में। तो अब किस तरीके हमने ये इन दो प्रोसेसेस को पढ़ना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को भी डील करेंगे कि इस इक्वेशन में क्या चीज़ है, और उसके बाद हम इन दो प्रोसेस, ये दो हमारे मेन प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इन दोनों प्रोसेस को हमने देखना है एक एक करके कि किस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स की बॉडी में या ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस से इससे पहले फोटोसिंथेसिस को पढ़े हम कुछ ये देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या कहता है? फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में ये बात बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिंपली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में।
ये कन्वर्जन इतनी आसान नहीं है जितनी इक्वेशन में नजर आ रही है। ये डिफरेंट स्टेप्स के जरिए से हो रहा होता है, डिफरेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम एक ही स्टेप्स को पढ़ेंगे, लेकिन बजाय तो लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। होकर ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है एज अ फ्यूल, और उससे एनर्जी को जो गेन करता है वो होता है हमारा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है। ना होगा क्या, प्लांट का मॉलिक्यूल है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से गेन कर रहा है, एटमॉस्फेयर से गेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और सॉइल से गेन करता है वाटर को। उसके बाद ये रिएक्शन होता है, एंड नाउ जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया था, उसी एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। और जो हमारा और जो प्लांट का प्रोडक्ट बनता है, जो मेन प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, वो उसके पास 3 वेज होते हैं। पहला वे क्या होगा, अगर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में रह जाता है तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लांट के लिए एज ए फूड स्टोरेज एक्ट करेगा। अगर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में चला जाएगा तो वो जाने के बाद दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन सारी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर प्लांट उससे अपने लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। राइट, ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या रिएक्शन में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सनलाइट, लाइट को भी डील करेंगे कि लाइट किस तरह से एक्ट करता है, पिगमेंट को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ पे। फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्लांट का वो पार्ट जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जैसे कि लीव्स। प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। अगर क्लोरोप्लास्ट को हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है वो फ्लूइड कहलाता है स्ट्रोमा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम होता है जिस सिस्टम को हम कहते हैं थायलाकॉइड। राइट, जिस सिस्टम को हम थायलाकॉइड कह रहे हैं। अब हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन पे कंसिस्ट है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थायलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा पे होता है। अब अगर हम इसको थोड़ा समराइज करके देखें किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा होता है, सिंपली होगा क्या, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर की फोटोलाइसिस हो जाएगी। फोटोलाइसिस का मतलब है वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, फोटोलाइसिस का मतलब है वाटर की जो ब्रेकडाउन हो रही है उस ब्रेकडाउन के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो लाइट एनर्जी है। तो लाइट एनर्जी की वजह से वाटर ब्रेक हो जाता है, तो ये कहलाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब वाटर ब्रेक होगा तो इससे जो ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला गया तो बच जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को NADP का मॉलिक्यूल जो कि डाइन्यूक्लियोटाइड है वो गेन करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। राइट, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ NADPH2 का काम क्या होता है, NADPH2 का काम ये है कि वो लाइट रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेता है और डार्क रिएक्शन में ले जाकर रिलीज कर देता है। लाइट रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेगा और ले जाकर उसे डार्क रिएक्शन को देगा। तो NADPH2 एज अ मीडिएटर एक्ट कर रहा है। नाउ एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी को कौन गेन करेगा, एनर्जी को गेन करने के लिए जो रिजर्वेयर होता है वो होता है ATP। क्योंकि ATP एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा होता है। किसी भी बॉडी में, कोई भी लिविंग बॉडी एनर्जी का स्टोरेज ATP की फॉर्म में करता है। दैट्स व्हाई ATP इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी। अब ATP कैसे एनर्जी को ऑब्टेन करता है और कैसे एनर्जी को रिलीज करता है। ATP नॉर्मली ADP की फॉर्म में होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP जब एनर्जी आएगी बॉडी में तो ADP एनर्जी को गेन करके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ATP दोबारा से ब्रेक होगा और ADP में कन्वर्ट होगा। उसके ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉडी यूज करती है। राइट, तो ATP ने क्या किया, एक तरफ से एनर्जी लिया, जब एनर्जी आ गई तो ATP ADP में कन्वर्ट हो गया, और फिर जब एनर्जी की जरूरत पड़ी तो ATP दोबारा से ब्रेक हो गया ADP में और एनर्जी उसने रिलीज कर दी। एक ATP का जो मॉलिक्यूल ब्रेक होता है वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, वो रिलीज करता है ऑलमोस्ट वो उसकी एनर्जी 31.8
किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है एक एटीपी के ब्रेक डाउन होने की वजह से। Now, अब हमने देखना है होगा क्या जब एटीपी भी बन गया, कैसे लाइट एनर्जी को गेन किया, एटीपी फॉर्म हो गया, एटीपी से फोटोलाइसिस हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को गेन करने के बाद NADPH2 बन गया। अब क्या होगा, ये एटीपी और ये NADPH2 एंटर हो जाएगा डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में। अब रिडक्शन कैसे होगी, NADPH2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोवाइड कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसे गेन करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी प्रोवाइड करेगा। फिर जब लाइट रिएक्शन से जो एटीपी आया डार्क रिएक्शन में, वो दोबारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो एटीपी लाइट रिएक्शन में आएगा, एनर्जी को गेन करेगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जन इसकी चलती रहेगी। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, अगर ये स्ट्रोमा में ही रह जाएगा तो ये स्टार्च में कन्वर्ट होगा और फूड रिजर्व के तौर पे एक्ट करेगा। और अगर ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये दूसरे कंपाउंड जैसे प्रोटीन कोएंजाइम या डिफरेंट टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी प्लांट यूज करेगा। कि फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसको हम देख लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट का मतलब ही होता है, पिगमेंट को आपने हमेशा यही पढ़ा होगा कि वो सब्सटेंस जो कलर प्रोड्यूस करे, बट एक्चुअल में पिगमेंट का मतलब ये है कि द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इज कॉल्ड पिगमेंट। ऐसा सब्सटेंस जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे वो पिगमेंट कहलाता है। क्योंकि कलर प्रोड्यूस करने के लिए लाइट का एब्जॉर्ब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी सब्सटेंस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है उसके पास तीन रास्ते होते हैं, या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी। अगर ट्रांसमिट हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर ट्रांसमिट नहीं हो रही या तो वो अब्जॉर्ब होगी और कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी। तो जो अमाउंट लाइट की अब्जॉर्ब हो जाती है और जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्ट हमारी आंखों पे लगती है और वो कलर हमें नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रीन लाइट है, अगर ये ग्रीन कलर है तो उसका मतलब है जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है तो ग्रीन कलर इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे लग रही है, तो ये हमें ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। तो एनीवेज अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या, पिगमेंट क्या करेगा, पिगमेंट का रोल क्या होगा। पिगमेंट का रोल क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट को प्रोवाइड करेगा ताकि प्लांट अपने रिएक्शन को प्रोसीड कर सके। कैसे करता है हम ये देखते हैं। पिगमेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना प्लांट में। फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैराटीन है, ज़ैंथोफिल है, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो हमारा मेजर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लूइश ग्रीन और क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलोइश ग्रीन। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, वरना ये दोनों क्लोरोफिल के ही मॉलिक्यूल्स हैं। किस तरीके से एक्ट करता है, अगर हम प्लांट में देखें, प्लांट के सेल में देखें तो पिगमेंट का एक कॉम्प्लेक्स बना होता है जहां पर बहुत सारे पिगमेंट एक जगह पे एग्रीगेट होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स है जहां पर डिफरेंट टाइप बहुत सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ज्यादातर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैराटीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। किस तरीके से वर्क करता है हम ये देखते हैं। व्हाट हैपन, लाइट एनर्जी जैसे ही फॉल करेगी ना इसके ऊपर, लाइट एनर्जी फॉल करेगी किसी भी पिगमेंट के मॉलिक्यूल में जाएगी तो वो पिगमेंट का मॉलिक्यूल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि वो पिगमेंट का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा। लाइट एनर्जी हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल करेगी पिगमेंट के ऊपर तो वो पिगमेंट उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि वो दूसरे पिगमेंट के मॉलिक्यूल को फोटोन ट्रांसमिट कर देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और फिर वो फाइनली ट्रांसमिट होता होता एक ऐसे पिगमेंट मॉलिक्यूल पे पहुंच जाएगा जहां से रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो पिगमेंट का वो मॉलिक्यूल जहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स का वो एरिया कहलाता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। क्या बताया मैंने कि लाइट रिएक्शन पड़ेगी, लाइट एनर्जी आएगी पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, पिगमेंट का मॉलिक्यूल इसे एब्जॉर्ब करके रिएक्शन नहीं स्टार्ट करेगा, बल्कि दूसरे
मॉलिक्यूल्स को ट्रांसमिट कर देगा और वो फाइनली एक दूसरे से ट्रेवल करती हुई वो लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर तक पहुंच जाएगी। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि रिएक्शन सेंटर तक सिर्फ वो अमाउंट जाएगी लाइट की जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर ज्यादा अमाउंट एनर्जी की आएगी तो वो पिगमेंट का मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, और अगर कम अमाउंट आएगी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन यह होता है कि लाइट तो हर जगह आएगी, लाइट अगर दूसरे पिगमेंट्स पे आ रही है तो रिएक्शन सेंटर के ऊपर डायरेक्टली लाइट भी तो आएगी। अब ये जो डायरेक्ट लाइट आ रही है ये पिगमेंट के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है कि जब डायरेक्ट लाइट पड़ेगी पिगमेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर तो जितना अमाउंट क्लोरोफिल ए को लाइट का रिक्वायर्ड होगा, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्लोरोफिल ए को नीड होगी वो उसे अब्सॉर्ब करेगा, और बाकी के जो एक्सेसिव अमाउंट है एनर्जी की वो कैरेटिन के मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट कर देगा। राइट, लाइट जो डायरेक्टली क्लोरोफिल ए के ऊपर पड़ रही है, रिएक्शन सेंटर पे पड़ रही है, तो जितना अमाउंट क्लोरोफिल ए को जितनी एनर्जी की नीड होगी वो उसे अब्सॉर्ब करके बाकी के अमाउंट को कैरेटिन के मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट कर देगा। ये प्रोसेस, ये फिनोमिना हमारे पास कहलाता है फोटो रिसेप्शन का। फोटो रिसेप्शन, राइट। इससे होता ये है कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि लाइट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। लाइट का क्या रोल होता है? अगर एक जो व्हाइट लाइट है, हमें पता है उसके 7 कलर्स होते हैं, दैट इज विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू और रेड की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है, दैट्स व्हाई हमें ग्रीन कलर का वो नजर आ रहा होता है। नाउ किस तरीके से एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है? एनर्जी की एब्जॉर्प्शन, एनर्जी की ट्रांसमिशन कुछ ऐसे होती है, जब लाइट एनर्जी एट मॉलिक्यूल्स पे फॉल होगी तो उसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट कर जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। हम देखते हैं कि ये एटम का मॉलिक्यूल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इनर शेल है, ये उसका आउटर शेल है। वो शेल जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट, राइट, वो कहलाएगा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली जो स्टेट है वो कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट, उससे भी ऊपर वाली स्टेट एक्साइटेड, उससे हायर लेवल की एक्साइटेड स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट 1, एक्साइटेड स्टेट 2। नाउ व्हाट विल हैपन? अगर इलेक्ट्रॉन को अपने ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाना है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर उसको लोअर स्टेट में जाना है तो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। किस तरह से होता है? हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि ब्लू लाइट और रेड लाइट क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। अगर हम ये अरेंजमेंट देखें तो रेड लाइट की एनर्जी ब्लू लाइट की एनर्जी से कम होती है। तो इसका मतलब है रेड लाइट जो है वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो ग्राउंड स्टेट से निकल के एक्साइटेड स्टेट 1 में चले जाए, राइट। उसके बाद ब्लू लाइट जो है, ब्लू लाइट के पास क्योंकि ज्यादा एनर्जी है वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से निकल के एक्साइटेड स्टेट 1 में तो जा सकता है लेकिन वो 2 में भी जा सकता है। बट नॉर्मली होता ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट 1 में ही जाता है। रेड में जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी का अमाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लू में जाएगा, अगर ब्लू में एक्साइटेड स्टेट 1 में जाएगा तो कुछ एनर्जी अभी भी उसके पास बच जाएगी। तो जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, राइट। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी उसके पास से लॉस हो जाएगी।